नमस्कार दोस्तों, प्रतिबद्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र के लिए लगातार अभ्यास प्रश्नों की श्रृंखला को आरंभ कर रहे हैं। यह श्रृंखला मध्य प्रदेश पीएससी प्री 2024 तथा मध्य प्रदेश की अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं हेतु भी लाभकारी है। तो चलिए आरंभ करते हैं अभ्यास प्रश्नों के साथ में। आज का पहला अभ्यास प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से गुप्त शासक ने हूणों को पराजित करने में सफलता प्राप्त की थी। तो गुप्त शासक का नाम बताना है। ऑप्शन ए कुमारगुप्त, बी स्कंदगुप्त, सी समुद्रगुप्त और डी है चंद्रगुप्त प्रथम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्कंदगुप्त। गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित करने में सफलता प्राप्त की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, यूनानी राजदूत हेलियोडोरस कौन से शासक का राजदूत था। तो हेलियोडोरस कौन से शासक का राजदूत था बताना है। ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए सेल्यूकस, बी डायमेकस, सी एंटियाक्लिड्स और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर आप भली भांति जानते होंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है एंटियाक्लिड्स। यूनानी राजदूत हेलियोडोरस तक्षशिला के यवन शासक एंटियाक्लिड्स का राजदूत था। अगला प्रश्न है, हेलियोडोरस किस राजवंश के दरबार में आया था। तो किस राजवंश के दरबार में हेलियोडोरस आया था आपको बताना है, जो कि एंटियाक्लिड्स का राजदूत था। ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए सुंग वंश, बी हैहय वंश, सी मौर्य वंश और डी कलचुरी वंश। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुंग वंश। हेलियोडोरस सुंग वंश भागभद्र के शासनकाल में आया था। वह एंटियाक्लिड्स का राजदूत था। उसने गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी, जिसे खम्ब बाबा स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, वो राजवंश जिसकी तीसरी सदी के दौरान मध्य भारत पर नियंत्रण था। तो उस राजवंश का नाम बताना है जो तीसरी सदी के दौरान पूरे मध्य भारत पर नियंत्रण करके रखा था। ऑप्शन ए गुप्त, बी कुषाण, सी सातवाहन और डी कण्व वंश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सातवाहन वंश। वायु पुराण की अगर बात करें तो वायु पुराण के अनुसार राजा सिमुक ने कण्व वंश के और शक शासकों को हराने के बाद अपने सातवाहन वंश की नींव रखी थी, जो 60 ईसा पूर्व से 240 ईस्वी तक चला था और इसने तीसरी सदी के दौरान मध्य भारत पर नियंत्रण स्थापित करके रखा था। अगला प्रश्न देखेंगे, मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र में तीसरी शताब्दी के दौरान बोधि वंश का शासन रहा। तो आपको बताना है, जब सातवाहन शासकों का शासन था उसी दौरान बोधि वंश का शासन भी मध्य प्रदेश में रहा है। तीसरी शताब्दी के दौरान कौन था। ऑप्शन ए दसपुर मंदसौर में, ऑप्शन बी अनूप निमाड़ पर, ऑप्शन सी त्रिपुरी जबलपुर में और डी है अमरकंटक मैकाल में। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा त्रिपुरी जबलपुर। मध्य प्रदेश के त्रिपुरी यानी जबलपुर वाले क्षेत्र में तीसरी शताब्दी में के दौरान बोधि वंश का शासन रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, सातवाहन के शासन के साक्ष्य के रूप में क्या अवशेष हैं। तो सातवाहन के शासन के साक्ष्य के रूप में क्या क्या अवशेष मिले हैं। ऑप्शन ए स्तूप, बी शिलालेख, सी सिक्के और डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। सातवाहन वंश के शासकों को हिंदू धर्म का अनुयायी कहा जाता है। इन्होंने चांदी एवं तांबे के सिक्कों का प्रयोग किया था, जिसे कासार्पण कहते थे। और इसके अलावा शिलालेख भी इन्होंने लिखे थे। नासिक शिलालेख में गौतमी पुत्र सातकर्णी का नाम और उनकी उपलब्धियों का उल्लेख मिलता है। स्तूप भी मिलते हैं। अमरावती स्तूप जो कला है इन्हीं के द्वारा दी गई है और इस मूर्ति कला को यानी उस काल के उच्च स्थापत्य विकास के प्रतिनिधित्व के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार से स्तूप भी मिलते हैं, शिलालेख भी मिलते हैं और सिक्के भी मिलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी यमुना और सोन नदी के जल विभाजक का कार्य करती है। तो पर्वत श्रेणी का नाम बताना है। ऑप्शन ए विंध्याचल, बी महादेव, सी कैमूर भंडार श्रेणी और डी सतपुड़ा मैकल श्रेणी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महादेव श्रेणी। कैमूर भांडेर पर्वत श्रेणी यमुना और सोन नदी के जल विभाजक का कार्य करती है। अगला प्रश्न देखेंगे, जब हार्ड और शार्प चट्टानें वैकल्पिक व्यवस्थित हों तब नर्मदा और ताप्ती जैसी नदियां इन चट्टानों के माध्यम से प्रवाहित होती हैं और शार्प चट्टानों को नष्ट करने की कोशिश करती है। इस सुविधा को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन दिया है ए ब्लॉक पर्वत, बी झरने, सी दरार घाटियां और डी दिया है उतार। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दरार घाटियां।
सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दरार घाटियाँ। जब हार्ड और साफ चट्टानें वैकल्पिक रूप से व्यवस्थित होती हैं तब नर्मदा और ताप्ती जैसे नदियाँ इन चट्टानों के माध्यम से प्रभावित होती हैं और सॉफ्ट वाली चट्टानों को नष्ट करने की कोशिश करती हैं। ठीक है, और फिर जो बनता है वो दरार घाटियाँ कहलाती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, महादेव पर्वत श्रृंखला सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का खालिस्तान विस्तार है। तो आपको बताना है कि महादेव पर्वत श्रृंखला सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का विस्तार तो है, लेकिन किस क्षेत्र में है? ऑप्शन ए पूर्वी विस्तार है, बी पश्चिमी विस्तार है, सी उत्तरी विस्तार है, डी दक्षिण विस्तार है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूर्वी विस्तार है। महादेव पर्वत श्रृंखला सतपुड़ा श्रृंखला का पूर्वी विस्तार है। सतपुड़ा श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है जो 1350 मीटर ऊंची है। अगला प्रश्न देखेंगे, शहडोल जिला किस पठार के अंतर्गत आता है? तो शहडोल जिला के विषय में पूछा है। ऑप्शन ए मालवा पठार, बी बघेलखंड पठार, सी बुंदेलखंड का पठार और डी रीवा पन्ना का पठार। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, बघेलखंड का पठार। शहडोल जिला मध्य प्रदेश के बघेलखंड पठार के अंतर्गत आता है। इसमें शहडोल, सीधी, उमरिया, अनूपपुर ये सारे जिले शामिल हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, मध्य प्रदेश किस द्वीप का हिस्सा रहा है? तो आपको बताना है द्वीप का नाम। ऑप्शन ए दक्कन, बी गोंडवाना, सी मालवा और डी तेलंगाना। इसका उत्तर भली भांति जानते हैं हम, ऑप्शन नंबर बी होगा गोंडवाना। मध्य प्रदेश सर्वाधिक प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, मध्य प्रदेश की नदियों में गहरी चैनलों का गठन मिट्टी की ऊपरी परत को हटा देने पर कटाव बनाता है। कटाव के इस प्रकार को क्या कहा जाता है, ये बताना है। ऑप्शन ए सीट कटाव, बी नाली कटाव, सी नाले और डी स्त्रीकृत कटाव। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाली कटाव, जिसे गली इरेशन भी बोलते हैं। तो मध्य प्रदेश की नदियाँ गहरी चैनलों के गठन के द्वारा मिट्टी की ऊपरी परत को हटा कर कटाव बनाती है। उस कटाव को नाली कटाव के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, पंच सरपंच का चुनाव किस प्रकार किया जाता है? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष, बी अप्रत्यक्ष, सी एकल संक्रमणी पद्धति द्वारा और डी ग्राम सभा द्वारा मनोनयन। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यक्ष चुनाव होता है। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत पंच सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष होता है। ग्राम सभा का आयोजन सरपंच द्वारा किया जाता है और गांव का प्रत्येक वयस्क व्यक्ति उस ग्राम सभा का सदस्य कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद दिए हैं। ऑप्शन ए में है 243 क, बी है 243 झ, सी 243 इंगा और डी है 243 च। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 243 झ। राज्य वित्त आयोग का प्रावधान 243 झ में है। तो आप ये याद रखेंगे, ये संविधान के 73वें संविधान संशोधन हुआ था, उसके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया था, जिसके अंतर्गत 243 झ में प्रत्येक 5 वर्ष में पंचायतों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा करने के लिए एक वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान है। अगला प्रश्न देखेंगे, मध्य प्रदेश में कितने नगर निगम हैं? तो आपको बताना है मध्य प्रदेश में कितने नगर निगम इस वक्त तक हो चुके हैं। ऑप्शन ए में है 12, बी 16, सी 17 और डी 18। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी में 17 है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में 17 नगर निगम है। भिंड को नगर निगम बनाने के बाद में अब कुल नगर निगम की संख्या 16 से बढ़कर 17 हो गई है। और मुरैना और छिंदवाड़ा को इससे पूर्व नगर निगम बनाया गया था, जो कि 2015 में नगर निगम बने थे। अगला प्रश्न देखेंगे, मध्य प्रदेश में कितनी नगर पालिका है? तो वर्तमान समय की स्थिति बताना है, कितनी नगर पालिका है। ए 86, बी 88, सी 91 और डी 98। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है, 98। मध्य प्रदेश में वर्तमान में 98 नगर पालिका हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश में मेयर इन काउंसिल प्रणाली सबसे पहले कहाँ लागू की गई? ऑप्शन ए देवास, बी भोपाल, सी जबलपुर और डी इंदौर। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मध्य प्रदेश में मेयर इन काउंसिल प्रणाली सर्वप्रथम इंदौर जिले में लागू की गई। अगला प्रश्न देखेंगे, मध्य प्रदेश विधानसभा में 73वां संविधान संशोधन कब पारित किया गया? तो आपको उस समय बताना है। ऑप्शन ए 29 दिसंबर 1993, बी 30 दिसंबर 1993, सी 10 दिसंबर 1993 और डी 1
93। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 29 दिसंबर 1993। 73वें संविधान संशोधन के अनुरूप 29 दिसंबर 1993 को मध्य प्रदेश विधानसभा में मध्य प्रदेश पंचायती राज विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसे 30 दिसंबर 1993 को विधानसभा द्वारा पारित कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे। मध्य प्रदेश के भोपाल में क्राफ्ट बाजार किस राज्य के साथ मिलकर शुरू किया गया? तो भोपाल शहर में क्राफ्ट बाजार की शुरुआत हुई किस राज्य के साथ मिलकर हुई है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, बी मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश मणिपुर और डी मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश दोनों के द्वारा मिला करके भोपाल में क्राफ्ट बाजार की शुरुआत की गई। भोपाल शहर के गोहर महल में क्राफ्ट बाजार की शुरुआत हुई थी। इस प्रदर्शनी में आंध्र प्रदेश के हस्तशिल्प हस्तकरघा के लेपाक्षी ब्रांड को प्रमुखता से शामिल किया गया, जो कि आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी मंदिर की वास्तुकला को दर्शाता है। इसमें चमड़े के पापेट बकरी की खाल से जो बनते हैं, इसके अलावा उपड़ा सिल्क साड़ी और मछलीपट्टनम साड़ी जैसे जो है वस्तुएं यहाँ पे प्रदर्शित की गई। अगला प्रश्न देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव उन्मेष क्या है? तो उन्मेष नाम एक महोत्सव होता है, क्या है बताना है। ऑप्शन ए जनजातियों से संबंधित कला महोत्सव, बी एशिया का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मेलन, सी भारतीय फिल्म प्रदर्शन महोत्सव और डी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाटकों का मंचन। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाटकों का मंचन, उसका नाम उन्मेष है। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा भोपाल में अगस्त 2023 को अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव उन्मेष और लोक कला और जनजातीय कला महोत्सव उत्कर्ष का उद्घाटन किया गया था, जिसमें उन्मेष के बारे में हमने जाना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाटकों का इसमें मंचन होता है। उसी प्रकार जो उत्कर्ष होता है, उत्कर्ष कार्यक्रम में भारत के लोक नृत्य और जनजातीय नृत्यों की प्रस्तुति की जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे। 2022 के राज्य स्तरीय खेल पुरस्कारों के तहत विश्वामित्र पुरस्कार किसे दिया गया? ऑप्शन ए नीरज राणा हॉकी में, बी धनंजय दुबे टेनिस में, सी रश्मि मालवी टेनिस में और डी अनिल धूपर टेनिस में। तो दोस्तों यहाँ पे रश्मि मालवी टेनिस गलत लिखा है, ये रश्मि मालवी जो है वो बैडमिंटन है, तो ये सुधार कर पढ़ने से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रश्मि मालवी बैडमिंटन में। विश्वामित्र पुरस्कार वर्ष 2022 भोपाल की बैडमिंटन प्रशिक्षक रश्मि मालवी का चयन किया गया। और लाइफ टाइम अचीवमेंट की बात करें तो 2022 में इंदौर के अनिल धूपर जो कि टेनिस खिलाड़ी हैं, इनका चयन किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। विश्व के पहले 3D रॉकेट का नाम क्या है? तो वो रॉकेट का नाम बताना है जो 3D में बना है और पहला बना है। तो 3D रॉकेट कौन सा है? ऑप्शन ए रिलेटिविटी स्पेस, बी एरो स्पेस, सी टेरॉन और डी एनकोवेक्स। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है टेरॉन। टेरॉन जो है विश्व के पहले 3D रॉकेट के रूप में है और इसे सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया। हालांकि मिशन पूर्ण रूप से सफल नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ये जो है अंतरिक्ष में पहुंचने में सफल रहा है। ऑर्बिट में जाकर स्थापित होने में सफल नहीं रह पाया था। इसका लगभग 85% हिस्सा 3D प्रिंटेड है और ये दुनिया का सबसे बड़ा 3D प्रिंटेड ऑब्जेक्ट के रूप में रहा है। इसके अलावा इसका सबसे बड़े 3D मेटल प्रिंटर्स की मदद से बनाया गया है और बनाने में मात्र इसको 60 दिन का समय लगा था। तो टेरॉन रॉकेट के बारे में ये समझ जानकारी थी। तो विश्व का पहला 3D रॉकेट टेरॉन है, ये आप नाम याद रखें। अगला प्रश्न देखते हैं। 2023 तक सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तो 2023 तक सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास है बताना है। ऑप्शन ए में मंगल है, बी बृहस्पति, सी शनि और डी अरुण। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शनि। अगर बात करें तो 95 चंद्रमाओं के साथ में बृहस्पति पहले नंबर 1 पे हुआ करता था, लेकिन 62 नए चंद्रमा यानी कि उपग्रह मिल जाने के बाद में शनि 145 चंद्रमाओं के साथ में सौरमंडल में सबसे ज़्यादा चंद्रमा वाला ग्रह बन चुका है या सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह बन चुका है और ये स्थिति 2023 दिसंबर तक की है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन का नाम क्या है? तो आपको बताना है। ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है H2 आइस, बी है हाइड्रोब्रस्ट, सी है H3 जनरेटर और डी है H इंजन। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए H2 आइस।
H2 भारत का पहला हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन का नाम है। रिलायंस इंडस्ट्री ने अशोक लेलैंड के साथ में साझेदारी में इसे विकसित किया गया है। और यहाँ पे H2 का मतलब जो है वो हाइड्रोजन है, और आइस का मतलब है इंटरनल कंबशन इंजन यानी आंतरिक दहन इंजन है। यह जो है ये शून्य कार्बन उत्सर्जित करता है। अगर बात करें सबसे पहला इंटरनल कंबशन इंजन जो हाइड्रोजन का उपयोग के लिए बनाया गया था, तो वो बनाया गया था 1806 में, और इसे बनाने वाले वैज्ञानिक का नाम था फ्रैंकोइस इसाक डी रिवाज। तो ये याद रखें आप, सर्वप्रथम फ्रैंकोइस इसाक डी रिवाज ने बनाया और वर्तमान में इसे डेवलप किया है रिलायंस इंडस्ट्री ने अशोक लेलैंड के साथ मिलकर के। अगला प्रश्न देखेंगे, खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 के 5वें संस्करण के शुभंकर का नाम था, तो क्या नाम था बताना है। ऑप्शन ए भूर सिंह दी बारा सिंगा, बी आशा, सी उषा किरण, डी शाही बुलबुल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आशा। भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने शुभंकर आशा का लोकार्पण किया था। साथ ही उन्होंने एक मशाल अभी जलाई थी जिसे अमरकंटक नाम दिया गया था। और ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 था, इसका थीम सॉन्ग भी लॉन्च किया था जिसका नाम था हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। तो आप ये तीनों चीज़ याद रखें, शुभंकर आशा, मसाल का नाम अमरकंटक और थीम सॉन्ग था हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश की पहली खेल नीति कब घोषित की गई थी। तो पहली खेल नीति के विषय में बात करना है। ऑप्शन ए 2000 में, बी 1995 में, ऑप्शन सी 2005 में और ऑप्शन डी 1989 में। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1989। मध्य प्रदेश की पहली खेल नीति जो लॉन्च की गई थी वो 1989 में की गई थी। अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान खेल नीति 2005 में अभी लॉन्च की गई थी जो कि वर्तमान में जारी है। तो पहली खेल नीति 89 और वर्तमान में 2005 वाली खेल नीति चल रही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर कौन है। तो आपको माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बताना है। ऑप्शन ए सत्य नडेला, ऑप्शन बी पॉल एलन, ऑप्शन सी एलन ट्यूरिंग और ऑप्शन डी है वॉन न्यूमैन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पॉल एलन। बिल गेट्स और पॉल जी एलन ने मिल करके माइक्रोसॉफ्ट को बनाया था, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर की अगर बात करें तो पॉल एलन आएंगे। सत्य नडेला के विषय में आप जानते हैं ये वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। और इसके अलावा एलन ट्यूरिंग के विषय में भी आपको जानकारी होगी, ये सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जनक माने जाते हैं। और वॉन न्यूमैन जो थे वो कंप्यूटर आर्किटेक्ट का एक सिद्धांत दिए थे जिसे वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के नाम से जाना जाता है, या वॉन न्यूमैन मॉडल या प्रिंसन आर्किटेक्चर बोलते हैं। इसमें कंप्यूटर को किस तरह से व्यवस्थित किया जाए, किस तरह से कंपोनेंट एक के बाद एक जोड़े जाए के विषय में इन्होंने जानकारी दी थी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर के सभी प्रसंस्करण कार्यों को पूरा करता है। तो इसमें से बताना है कंप्यूटर के सारे प्रसंस्करण कार्यों को कौन पूरा करता है। ऑप्शन ए सीपीयू, बी रैम, सी इनपुट डिवाइस, डी आउटपुट डिवाइस। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में आएगा सीपीयू। तो सीपीयू जो है कंप्यूटर के सभी प्रसंस्करण कार्यों को पूर्ण करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी है। तो न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी आपको बताना है। ऑप्शन ए में है कंट्रोल+N, ऑप्शन बी में है Alt+N, ऑप्शन सी है Alt+Control+F और ऑप्शन डी है Control+F। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए Control+N। अगर न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो उसके लिए कंट्रोल की बटन के साथ में N अल्फ़ाबेट जो है उसे प्रेस करना होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, SQL का पूर्ण रूप क्या है। तो SQL यानी इसका पूर्ण रूप आपको बताना है। ऑप्शन ए है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लिस्ट, ऑप्शन बी है सिस्टम क्वेरी लैंग्वेज, ऑप्शन सी है स्टैटिक क्वेरी लैंग्वेज और ऑप्शन डी है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। यह एक मानकीकृत प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका उपयोग संबंधपरक डेटाबेस को प्रबंधित करने और उसमें डेटा पर विभिन्न प्रकार के संचालन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो SQL का पूरा नाम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न था। प्रथम प्रश्न पत्र के लिए इसी प्रकार के अभ्यास प्रश्नों हेतु आप लगातार और अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।
जय हिंद।